नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम के इंटरनल प्लेनेट को स्टडी किया था। हमें आंतरिक ग्रह जिन्हें बोलते हैं हम पार्थिव ग्रह, जिनका कुछ सरफेस धरातल होता है और बाकी के हमारे जो जोवियन प्लेनेट हैं उनको गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक एक इन ग्रहों का मरकरी, वेनस, अर्थ और आपका मार्स, इन सभी के बारे में स्टडी किया था। तो ये जो आपके प्लेनेट हैं, इन प्लेनेट को हमने किसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से, सूरज के सबसे पास में आपका बुध, दूसरा आपका वेनस, देन अर्थ, देन आपका मार्स, देन आपका जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। तो इस तरह से हमने स्टडी किया था आपका। आज हम स्टडी करते हैं आपके बाकी के जो बचे हुए आपके 4, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका जोवियन प्लेनेट। जोवियन ग्रह क्या होते हैं कि वैसे हमारे जोवियन ग्रह जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ लास्ट क्लास में हमने यहाँ भी स्टडी किया था कि आपका मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की यानी कि एस्टेरॉयड की एक पेटी पाई जाती है, जिन्हें बोलते हैं हम क्षुद्र ग्रह। एक पेटी पाई जाती है। जैसे ही ये क्षुद्र ग्रह एक्स्ट्रा जो कि एक क्लास में रोटेशन कर रहे होते हैं, अर्थ की एक अपनी क्लास, एक अलग क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जो उन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ग्रह होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि अपनी उनकी ग्रह की कुछ एक क्लास होना चाहिए। जो क्लास प्रॉपर क्लास ना होने की वजह से इन्हें किस ग्रह की श्रेणी में, किस में रखा गया है, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में, एस्टेरॉयड में। जब एस्टेरॉयड की अपनी क्लास छोड़कर किसी ग्रह की क्लास में चले जाते हैं तो वहां उन्हें क्या बोलते हैं, मेटेरॉयड यानी उल्कापिंड। इसी तरह से जब कोई एस्टेरॉयड अपनी क्लास छोड़कर सन के अराउंड घूम रहा होता है, तो सन के अराउंड घूमते हुए जो उस एस्टेरॉयड की एनर्जी होती है वो सूरज के पास में आने के साथ में बर्न होने लगती है, और बर्न होने के साथ में वो पूंछ टाइप की एक आपका वेस्टेज यानी कि जिससे पूंछ टाइप की बचता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जैसे कॉमेट यानी कि पुष्यल तारा। पुष्यल तारा क्या होता है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पुष्यल तारा जिस तरह से हेली पुष्यल तारा क्या है कि हर 76 ईयर में दिखाई देता है। 76 ईयर में दिखाई देता है। लास्ट जब दिखाई दिया था 1986 में दिखाई दिया था। अब जो नेक्स्ट दिखाई देगा वो 2062 में दिखाई देगा। तो हम स्टडी करते हैं, लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिया था आपका इन इंटरनल प्लैनेट को। आज हम स्टडी करते हैं हम आपके एक्सटर्नल या जोवियन प्लेनेट को। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर को एक तारे व ग्रह, स्टार व प्लेनेट दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिसकी वजह से क्यों गुण पाए जाते हैं, दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसके सर्वाधिक उपग्रह होते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 69 उपग्रह हैं, जिसकी वजह से इसका एक सबसे फेमस उपग्रह है जिसे बोलते हैं हम गैनीमेड। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिस तरह से लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि मार्स के, हमारे मंगल ग्रह के फोबोस व डीमोस 2 उपग्रह हैं, जिसमें डीमोस है वो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा व सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, आपका गैनीमेड, जो कि आपके मरकरी यानी कि बुध के साइज के बराबर है। बुध ग्रह के बराबर माना जाता है कि ये आपका उपग्रह है। अब जब इसको
इसका साइज बुध ग्रह के बराबर है, तो इसको ग्रहों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि मैंने आपको अभी डिस्कस किया था कि किसी भी ग्रह होने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं कि उस ग्रह की कुछ अपनी एक क्लास होना चाहिए, जो कि क्लास होना चाहिए जो उस ग्रह के रोटेशन कर रहा होता है और सन के अराउंड भी रोटेशन कर रहा होता है। इसलिए इसको इसको माना गया है आपका उपग्रह। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इस ग्रह सबसे बड़ा होने की वजह से गैसीय अवस्था में, एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए, सब गैसीय अवस्था में पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में आपका हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट सटर्न, शनि के बारे में पढ़ते हैं। शनि पर क्या है कि शनि पर देख रहे होंगे आप कुछ रिंग पाई जाती हैं, व्राइट रिंग यानी कि वलय, हिंदी में बोलते हैं इसे वलय रिंग। ये रिंग की संख्या कितनी होती है? इन रिंगों की संख्या होती है 7। तो इन रिंगों की संख्या पूछ लेता है कई बार, तो रिंगों की संख्या इनकी 7। अब इसका एक सबसे फेमस उपग्रह है जिसका नाम है आपका टाइटन। टाइटन हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर पानी होने की संभावना पाई गई है, जिसकी वजह से पानी होने की संभावना पाए जाने के साथ में यहाँ पर जीवन होने की भी संभावना पाई जाती है। तो अब इसके लिए हमारे शनि की स्टडी के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शनि की स्टडी के लिए एक नासा का मिशन था जिसे बोलते हैं कैसिनी मिशन के द्वारा शनि की स्टडी के लिए भेजा गया मिशन कौन सा था आपका? कैसिनी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट प्लेनेट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्लेनेट आपका अरुण यानी यूरेनस। अब यूरेनस, पहला पॉइंट, यूरेनस एकमात्र ऐसा ग्रह है जो टेलीस्कोप की मदद से खोजे जाने वाला पहला ग्रह है। किसने खोजा था? एक भूगोल वैज्ञानिक थे विलियम हर्शेल द्वारा ये टेलीस्कोप की मदद से खोजे जाने वाला पहला ग्रह है। अब ये लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है? कि ये अपने एक्सिस से 90 डिग्री लेटा हुआ है, यानी कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी तरह से ये अपने एक्सिस पर इस तरह से 90 डिग्री, ये आपका जिस तरह से हमारी अर्थ यहां से 23.5 झुकी हुई है, इसी तरह से ये क्या है आपका 90 डिग्री अपने एक्सिस पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर मीथेन गैस की परसेंटेज काफी मात्रा में होने के कारण इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। और इसका एक फेमस उपग्रह है इसे बोलते हैं टाइटेनिया, ये इसका एक फेमस उपग्रह है। अब एक और पॉइंट इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक पॉइंट और है कि ये ग्रह हमारे सौरमंडल के 2 ग्रह, सारे के सारे ग्रह वेस्ट से ईस्ट रोटेट करते हैं, बट एक आपका यूरेनस एंड दूसरा आपका वेनिस, शुक्र ग्रह। अरुण व शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि आपका ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करते हैं। बाकी सारे के सारे ग्रह हैं आपके वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। तो क्लियर पॉइंट। अब हम लास्ट ग्रह पढ़ लेते हैं आपका नेपच्यून।
जिसे हिंदी में बोलते हैं वरुण। अब वरुण ग्रह की जो खोज की थी एक भूगोल वैज्ञानिक थे जॉन गाले। जॉन गाले ने इसकी खोज की थी। कहा जाता है इसको वरुण का जुड़वा, आपका यूरेनस का जुड़वा ग्रह। क्वेश्चन पूछा गया है ये कि यूरेनस का आपका वरुण ग्रह का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है, वरुण को यूरेनस का। अब एक और इस ग्रह की क्लास में क्या होता था कि इस ग्रह की नेपच्यून की क्लास में आपका प्लूटो यानी यम इसकी क्लास से होकर गुजरता था, जिसकी वजह से उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, जिसको छोटे ग्रह यानी बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो ये तो थे हमने ओवरव्यू, इन सभी ग्रहों का ओवरव्यू, एक जो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया है यहाँ पर। एक हमारे सोलर सिस्टम के जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उनको हमने पढ़ा। इसके साथ साथ में हम हमारे सोलर सिस्टम के कुछ उपग्रह यानी सैटेलाइट, उपग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के उपग्रह, सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है आपका, चंद्रमा, मून क्या है कि हम उपग्रह एक तो आपका किसी क्लास में किसी ग्रह के परितः चक्कर लगा रहा होता है और दूसरा आपका सूरज के परितः चक्कर लगा रहा होता है। तो इस कंडीशन में सूरज के एक क्वेश्चन जो बन जाता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सूरज की आंतरिक संरचना की स्टडी को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। क्वेश्चन पूछा गया ये, चंद्रमा की आंतरिक संरचना की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। अब इसी तरह से किसी भी ग्रह या उपग्रह की दो मोशन होती हैं, गति होती हैं। दो गति होती है, एक होती है आपकी परिक्रमण चाल, दूसरी होती है परिभ्रमण चाल। तो आपका जो इसका रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण, परिभ्रमण व परिक्रमण दोनों ही सेम होने की वजह से, परिक्रमण व परिभ्रमण चाल सेम होने की वजह से इसका हमारी अर्थ से 57% हिस्सा हमेशा दिखाई देता है। 57% हिस्सा हमेशा दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा का आकार हमारी पृथ्वी के आकार का कितना है, 1/4। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल हमारे इसके फोर्सेस, हमारी पृथ्वी के फोर्सेस के कंपैरिजन में कितना है, 1/6। क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आकार में हमारे पृथ्वी के आकार का चंद्रमा कितना है, 1/4। और गुरुत्वीय बल के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो गुरुत्वीय बल में कितना है गुरुत्वीय बल का, हमारी चंद्रमा का गुरुत्वीय बल 1/6 हमारी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है। ठीक है, ये हमने अब कंडीशन इसी तरह से जब सन रोटेट कर रहा होता है तो इस तरह से दो कंडीशन बनती हैं। जब सन, अर्थ व मून, ऐसी दो कंडीशन आती है कि रोटेशन करते समय किसी टाइम आ जाती है अर्थ बीच में आती है सन व मून के, और आपका अर्थ व सन के बीच में मून आ जाता है। तो उन दोनों कंडीशंस को क्या बोलते हैं हम, एक्लिप्स यानी कि ग्रहण। तो हम उनके बारे में एक एक पॉइंट थोड़ा देख लेते हैं यहां पर। ये तो यहां पर सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है आपकी, पहली कंडीशन क्या बनती है कि जब आपका मून अर्थ के अराउंड रोटेशन कर रहा होता है और
सन के अराउंड रोटेट कर रहा होता। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब तीनों एक ही लाइन पर आ जाते हैं, जब एक ही सीधी लाइन पर आने की वजह से उस कंडीशन में क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण, हिंदी में बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, यानी कि चंद्र ग्रहण। क्लियर हुआ होगा पॉइंट कि जब आपका सन स्टेबल रहेगा, अर्थ बीच में आ जाती है, मून व सन के बीच में अर्थ बीच में आ जाती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, लूनर एक्लिप्स। क्लियर माय पॉइंट। अब दूसरी कंडीशन आ जाती है आपकी, दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है कि जब सन व अर्थ के बीच में, सन व अर्थ के बीच में मून आ जाता है, सन व अर्थ के बीच में जब मून आ जाएगा तो उस कंडीशन को कहते हैं हम सूर्य ग्रहण। ठीक है, क्वेश्चन यहां से इतना ही पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम कि हमारी पृथ्वी की रोटेशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति 2 टाइप्स की गति होती है हमारी पृथ्वी की, परिक्रमण चाल व परिभ्रमण चाल। परिभ्रमण चाल क्या होती है, परिभ्रमण चाल होती है कि अपने अक्ष पर, यानी कि अपने अक्ष पर घूम रही होती है पृथ्वी, और दूसरी होती है परिक्रमण चाल, यानी कि सूरज के अराउंड घूम रही होती है पृथ्वी। तो जब अपने अक्ष पर घूम रही होती है, तो अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ में क्या होते हैं, दिन और रात का होना। अब पृथ्वी जब सूर्य के अराउंड अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है तो उसको क्या कहते हैं हम, वार्षिक गति। तो यहां पर स्टडी कर लेते हैं हम मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की गति, टू टाइप्स की होंगी, कौन कौन सी, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, परिभ्रमण और दूसरा परिक्रमण। मैंने बता दिया आपको कि आपका परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, जिसकी वजह से, परिभ्रमण की वजह से दिन और रात का होना। दिन और रात का होना कब होता है, अपने अक्ष पर, जब एक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लेती है, 23 आवर्स एंड 56 मिनट में अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो दूसरा आता है आपका परिक्रमण, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका वार्षिक गति, यानी कि ईयरली गति होती है। अब ये कंप्लीट कितने टाइम में एक चक्कर अपना कंप्लीट, सूर्य के परिधि तक कितने टाइम में कंप्लीट करती है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करती है। अब इसके कारण हमारी पृथ्वी कुछ आपका समर सोलिस्टिक होता है, कुछ आपका विंटर सोलिस्टिक होता है, और आपका कुछ इक्विनॉक्स की सिचुएशन बनती है। तो हम इन चारों सिचुएशन को बनती हैं, जब चारों सिचुएशन बनती हैं उन सिचुएशन को स्टडी करते हैं कि कब कब, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में फैक्ट बेसिस चीजें पूछ ली जाती हैं कि इन डेट्स को पूछ ली जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि इन सिचुएशन को कैसे कैसे बनती हैं। देखिए यहाँ पर फैक्ट बेस्ड चीजों को और कंसेप्ट बेस्ड चीजों को मैं कोरिलेट करते हुए चलूंगा कि आपको फैक्चुअल चीजें, हालांकि मैं आपको इन क्वेश्चन में रिलेट करते हुए क्वेश्चन के साथ में बताता रहूंगा कि कौन कौन सा फैक्ट चीजें हैं और आपका कंसेप्ट बेस्ड चीजें कौन सी हैं। यहाँ पर कंसेप्ट के आधार पर हम फैक्ट बेस्ड चीजों को कंप्लीट करेंगे। तो कंसेप्ट बेस्ड के आधार पर ये है आपका सन। सन क्या है कि हमारी पृथ्वी पर सन, जब हमारी पृथ्वी सन के अराउंड रोटेट कर रही होती है, यहां पर देख लीजिएगा, जब हमारी पृथ्वी सन के अराउंड, ये आपका 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, आपका यहां से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। तो अपने जैसे जैसे रोटेट कर रही होती है, तो रोटेशन के अकॉर्डिंग आपका जैसे अब जैसे ही कुछ ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए पृथ्वी सन के पास में होती है, कुछ समय के लिए पृथ्वी सूर्य के दूर होती है। जब पृथ्वी आपकी सूर्य के पास में होगी,
जब सूरज के पास में होती है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, पेरीहेलियन, हिंदी में बोलते हैं हम उसको उपसौर कंडीशन। उपसौर कंडीशन ये होती कब है, जब सूरज पृथ्वी होगा पास में होती है, तो ये होती है आपकी 3 जनवरी को। क्लियर होगा पॉइंट? जब ये 3 जनवरी को उपसौर की कंडीशन होती है, इसी तरह से रोटेट करती हुई अब पृथ्वी, ये जब आपका यहाँ पर आपका आ जाता है साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ से जाने के बाद में जब यहाँ जिस तरह से यहाँ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जैसे ही रोटेट करती जाएगी तो आपका साउथ पोल पर परपेंडिकुलर पड़ने लगेगा। अब इसी तरह से साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। अब एक कंडीशन आ जाती है यहाँ पर, जैसे इस पृथ्वी आपकी सूरज से कुछ दूरी बढ़ जाती है, कुछ दूरी बढ़ने के साथ में रोटेशन टाइम पे दूरी बढ़ने के साथ में उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, अपहेलियन। अपहेलियन मतलब उपसौर। उपसौर ये कंडीशन कब होती है आपकी, 4 जुलाई को। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपका उपसौर कंडीशन कब होती है। उपसौर एंड अपसौर से मतलब यह है कि पृथ्वी अपने रेवोल्यूशन मोशन में कुछ समय के लिए सूरज के पास में हो जाती है, कुछ समय के लिए सूरज से दूरी हो जाती है, यानी कि आपका अराउंड जो औसतन दूरी मानी गई है 15,000 करोड़ किलोमीटर सूरज से व पृथ्वी की दूरी मानी गई है। अब इसको क्या है कि कुछ समय कुछ डिस्टेंस आपका कम हो जाती है, कुछ डिस्टेंस आपका ज्यादा हो जाती है। तो अब इस कंडीशंस में होता क्या है, ये होती किस तरह से है, ये आपका सन है, पृथ्वी पर इतना 23.5 डिग्री 23.5 एंड नॉर्थमर, यहां से इसको बोलते हैं हम इक्विनॉक्स यानी कि विषुवतीय रेखा, हिंदी में बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर और 23.5 डिग्री एंड साउथ, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरा आपका 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं विषुवतीय रेखा। होता क्या है कि हमारे सूरज की लाइट, सूरज की जो रोशनी है 23.5 डिग्री उत्तर में 23.5 डिग्री व दक्षिण में 23.5 डिग्री, इस डिस्टेंस पर ही केवल परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत पड़ती है। अब लंबवत पड़ती है तो केवल इतने हिस्से पर लंबवत पड़ती है, तो उन हिस्से पर पड़ने के साथ साथ में कुछ कंडीशन बनती है। मैं आपको कंडीशन बताता हूं कि हमारा सन 21 मार्च की सिचुएशन में 21 मार्च की दिन यहां विषुवतीय रेखा पर लंबवत होता है। विषुवतीय रेखा पर जब लंबवत होता है, धीरे धीरे जब उत्तरायण यानी कि नॉर्थ पोल पर नॉर्थ की ओर बढ़ता है, नॉर्थ की ओर बढ़ता है, मार्च के बाद में आपका आता है अप्रैल। अप्रैल में कहीं यहां पर होगा आपका सन, अप्रैल में यहां होगा। जैसे जैसे अब फिर आगे बढ़ता है, यहां पर आपका मई होगा, मई में यहां पर पहुंचेगा, क्योंकि सूरज परपेंडिकुलर किसी के डिस्टेंस पर जाके ऊपर नॉर्थ यानी उत्तरायण होता चला जाएगा। अब जैसे जैसे यहां पहुंचता है सन, यहां पहुंचता है, यहां कौन सा आपका, जब आपका 23.5 डिग्री पर जिस दिन पड़ता है वो डेट होती है आपका 21 जून को सूरज हमारे नॉर्थ गोलार्ध में परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यानी लंबवत होने की वजह से यहाँ पर सबसे गर्म दिन, जब सबसे गर्म दिन भी माना जाता है, क्योंकि सब सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर होने की वजह से, हाई टेम्परेचर ये आगे हम डिस्कस करेंगे, जहाँ हाई टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो उसको फिर यहाँ से जो लो प्रेशर की कंडीशन होगी, लो प्रेशर की कंडीशन आके कुछ हवाएं वहां से चलेंगी, हवा चलने के साथ में बरसात होंगी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो 21 जून को इसको क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिक, हिंदी में बोलते हैं, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ग्रीष्म आयनात, ठीक है।
अब जब जून की स्थिति के बाद में जब यहां परपेंडिकुलर हो जाता है, अब परपेंडिकुलर होने के बाद में जून के बाद में जुलाई में लगभग यहां पड़ने लगता है, जुलाई में यहां होगा, जुलाई के बाद में आता है फिर आपका अगस्त में यहां लगभग होगा। इंडिया की लोकेशन, हमारी जो लोकेशन है यहां पर, इसी दौरान इंडिया की लोकेशन यहां पर पड़ती है कि आपका जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ये चीज़ हम आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल में पढ़ेंगे, तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इनकी वजह से कहाँ से कैसे, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जुलाई में जब आपकी कंडीशन यहाँ होगी, अगस्त में यहाँ होता है, तो 23 सितंबर को यहाँ आके आपका सूरज किस पर, विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। तभी इसको 21 मार्च व 23 सितंबर, 21 मार्च, यहां से ध्यान से देखते रहेगा, 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। दिन रात का बराबर होना कब कहा जाता है, 21 मार्च व 23 सितंबर को। 23 सितंबर की कंडीशन होती है। अब जैसे जैसे अब सूरज क्या होगा, दक्षिण की ओर आयनात होगा, दक्षिण की ओर आयनात होगा, तो सितंबर के बाद में अक्टूबर की सिचुएशन में यहां होगा और नवंबर में जाके आपका यहां होगा। अब यहां जब आपका 23.5 डिग्री साउथ में, 23.5 डिग्री जब साउथ में पहुंचेगा, तो उस डेट को क्या बोलते हैं हम आपका 22 दिसंबर, जिसे क्या कहा जाता है, विंटर सोलिस्टिक, यानी कि शीत, हिंदी में बोलते हैं शीत आयना। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे कि कैसे हमारे सूरज आगे नॉर्थ में किस तरह से बढ़ता है और साउथ में किस तरह से बढ़ता है। एक क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जैसे जब यहां पर जहां पर सूरज परपेंडिकुलर होगा तो गर्मी वहां पर होगी, जब यहां पर गर्मी होगी साउथ पोल में, यहां पर साउथ में हमारे गर्मी होगी, तो उत्तर में क्या होगा, सर्दियां होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे 21 जून को जून में सर्वाधिक गर्मी होती है, तो आपका दक्षिण गोलार्ध में सर्वाधिक सर्दियां होती हैं, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो साउथ गोलार्ध में लंबवत नहीं होती। लंबवत कहां पड़ती हैं, आपका यहां पर पड़ती हैं। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होने का मतलब यह है कि यहां पर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें यहां लंबवत पड़ती हैं। तो यहां हमने डिस्कस किया था यहां पर क्यों होता है कि जैसे आपको मैं इसको छोटा करके बता देता हूं, दिख रहा होगा ये, जैसे अब यहां पर ये जो सिचुएशन बनती है, यहां पर दिन और रात, यहां पर दिन और रात दोनों इक्विनोक्स की सिचुएशन बनेगी। इक्विनोक्स की सिचुएशन मतलब यहां पर 21 मार्च और यहां पर 23 सितंबर। 23 सितंबर यहां पर पड़ेगा और जून की यहां पर ग्रीष्म आयनात होगा, और यहां पर जब साउथ में तो आपका विंटर यानी कि शीत आयनात होगा। तो ये जो कंसेप्ट है आपका, जो सूरज की किरणें हैं, सूरज की किरणें किस तरह से लंबवत पड़ती हैं, कहाँ पर शीत आयनात होता है, तो ये हमारे निर्भर करती हैं किस पर, पृथ्वी की गति पर। पृथ्वी की गति पर निर्भर करती हैं। तो किन किन पॉइंट्स को हमने कैसे सूरज की रोटेशन, पृथ्वी हमारी सूरज के परितः कैसे रोटेट करती है, तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में, ये तो आज की क्लास थी, हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।